Assalamu alaikum. Start in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I am Muhammad Saklan, and you people are watching my YouTube channel F2F Study Studio. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एज ऑफ जॉफ्रे चौसर। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1340, कंफर्म नहीं है, लेकिन 1340 से अबव है, 1341 है, 1342 है, कंफर्म नहीं लिखी गई कहीं भी। और इसकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 1400 AD। इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। जॉफ्रे चौसर, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही वॉज बॉर्न इन लंदन। ही वॉज द सन ऑफ जोहन चौसर, हु वॉज अ वाइन मर्चेंट. His mother name Agnes Copton. He is also known as the morning star of Renaissance. He is an author, philosopher, public servant. पब्लिक सर्वेंट ये जो टाइटल इसको दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आवाम के लिए खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद ये ब्यूरोक्रेट भी है, यानी कि सरकारी मुलाजिम भी है। वो इसलिए क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में 3 मुख्तलिफ हुक्मरानों की खिदमत की। एडवर्ड थर्ड जिसके अंदर है, उसके बाद रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ है। ये 3 किंग थे इसकी ज़िंदगी के अंदर। तो इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन तीनों हुक्मरानों की खिदमत की है, इसलिए इसको ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट यानी कि हुकूमत का ख़ास आदमी कहा जाता है। उसके बाद इसको एस्ट्रोलॉजर यानी कि इल्म नजूम रखने वाला आदमी भी कहा जाता है। और ये एक ट्रैवलर भी है जो मुख्तलिफ़ तरह के सफ़र करता था, और ड्यूरिंग जर्नी ये जो इसका जो अपना एक्सपीरियंस होता था वो अपनी बुक्स के अंदर उसी एक्सपीरियंस को लेकर लिखता था। उसके बाद इसका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जॉफ्रे चौसर की एज का वो देखते हैं। जॉफ्रे चौसर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अडल्ट लाइफ एज अ सिविल सर्वेंट सर्विंग अंडर द 3 सक्सेसर किंग्स। वो कौन कौन से किंग्स हैं? एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। ये 3 किंग हैं जिनकी इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर खिदमत की है। ड्यूरिंग किंग एडवर्ड रूल ही आल्सो सर्व्ड अब्रॉड एज अ सोल्जर and he was taken as prisoner in the war between England and France in 1359 and was released in 1360 on ransom. ये एक सोल्जर भी था, सिपाही भी था, जो जंग के दरमियान इसको जो दुश्मन थे उन्होंने इसको कैद कर लिया, और उसके बाद जो किंग था इंग्लैंड का उसने इसको रैनसम यानी कि फ़िदिया देकर आज़ाद करवाया था। इन 1360 के अंदर इसको फ़िदिया देकर आज़ाद करवाया गया था। इन 1366 ही हैड अ मैरिड फिलिपा पान हु हैड आल्सो बीन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ काउंटेस ऑफ अल्स्टर। एक इम्पोर्टेंट नोट देख लें। इन हिज अर्ली एज एडवर्ड थर्ड वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड। इन द एज ऑफ चौसर 3 किंग्स आर होल्ड ऑन इंग्लैंड। ये बात पहले भी हमने की है। अब देखते हैं ये जो 3 किंग्स हैं इनकी ड्यूरेशन कौन कौन सी है, यानी कि इनकी जो रूलिंग ड्यूरेशन है वो कौन कौन सी है। एडवर्ड थर्ड इसने 1327 से लेकर 1377 तक इंग्लैंड के ऊपर हुकूमत की है, और जो इसका ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड द सिंबल ऑफ गवर्नमेंट वाज वाइट रोज़, यानी कि इसकी हुकूमत के दरमियान जो इसका सिंबल था वो वाइट रोज़ था। उसके बाद रिचर्ड सेकंड वो एडवर्ड थर्ड का सन है। इसकी जो रूलिंग ड्यूरेशन आया है वो है 1377 से लेकर 99 तक। रेड रोज़ इसका सिंबल था। हेनरी फोर्थ इसकी जो रूलिंग ड्यूरेशन है वो है 1399 से लेकर 1413। अब यहाँ पर देख लें एडवर्ड थर्ड
ये एक चार्ट ड्रा किया गया है। एडवर्ड थर्ड के 4 बेटे थे। सबसे पहला जो इसका सन है उसका नाम है, द सेकेंड सन ऑफ एडवर्ड थर्ड वाज ब्लैक प्रिंस ऑफ एडवर्ड। उसके बाद ग्लेस्टर इसका थर्ड सन है और जोहन ऑफ गॉन्ट इसका फोर्थ सन है। अब देखिए ब्लैक प्रिंस का आगे फिर बेटा है जिसका नाम है रिचर्ड सेकंड, और इसका जो सिंबल था वो था वाइट रोज, यानी कि एडवर्ड थर्ड फर्स्ट किंग है और उसका जो बेटा ब्लैक प्रिंस है, ब्लैक प्रिंस ऑफ एडवर्ड, उसका जो बेटा है वो है रिचर्ड सेकंड। और इस रिचर्ड सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर भी जाफर चौसर ने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजारा है। उसके बाद जो एडवर्ड थर्ड का फोर्थ सन है जोहन ऑफ गॉन्ट, इसका जो बेटा है हेनरी फोर्ड, इसकी ड्यूरेशन 1399 से लेकर 1413, और इसकी जो सिंबल थी वो थी रेड रोज। In 1377, when the King Edward III died, the son of Black Prince of Edward, whose name Richard II was, become the king. उसके बाद जी biggest event that happened in the age of Chaucer. फर्स्ट वन ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ क्या थी? ये शुरू हुई थी 1348 के अंदर और ख़त्म हुई थी 1349 एडी के अंदर। ब्लैक डेथ वाज अ कम्बिनेशन ऑफ बम्बानिक प्लाग फ्रॉम रैट फ्लीज, यानी कि ये चूहों से एक फैलने वाला प्लाग था, एक बीमारी थी, एंड द न्यूमोनिक प्लाग respiratory contagion because of freezing cold that devastated Europe and up to 30-50 killed about 1/3 population of England, और जिसके बदले में इंग्लैंड की 1/3 लोगों की ख़त्म हो गई थी। द प्लाग स्प्रेड मेनली बाय द फ्लीज कैरिड बाय द इन्फेक्टेड रैट्स arrived in the coastal towns of the England in June 1348 and reached London early in 1339. Within 8 months, 5 million inhabitants were dead. किसकी वजह से? ब्लैक डेथ की वजह से। सिर्फ 8 महीनों के अंदर 5 मिलियन इनहैबिटेंट मर गए थे। उसके बाद जो सेकंड इवेंट है एज ऑफ चौसर के अंदर वो है वार ऑफ रोजेस। ये शुरू हुआ था 1355 के अंदर और ये ख़त्म हुआ था 1385 एडी के अंदर। वार ऑफ रोजेस आल्सो कॉल्ड इंटरनल वार। आफ्टर द किंग विलियम एडवर्ड थर्ड ही हैड अ 3 सन एंड 1 हैड डेड। ठीक है, जिस तरह हमने पहले देखा है कि इसके 3 बेटे थे, तो एक बेटे की डेथ हो जाती है तो जब बाकी 2 बेटे रह जाते हैं तो उनके दरमियान थ्रोन के लिए यानी कि तख्त के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस होता है उसको वार ऑफ रोजेस कहते हैं, यानी कि इंटरनल वार, अंदरूनी जंग भी उसे कहते हैं। यानी कि तख्त के बारे में जब 2 भाइयों की आपस में जंग होती है उसे वार ऑफ रोजेस का नाम दिया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर 100 ईयर वार 1337 के अंदर ये शुरू होती है और 1453 के अंदर ये ख़त्म होती है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी जंग, एक्सटर्नल वार। द 100 ईयर वार विच एक्चुअली लास्टेड 116 ईयर वाज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस ओवर वैरायटी ऑफ इशूज़। बहुत सारे मसाइल की वजह से इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जो जंग लड़ी गई थी उसे एक्सटर्नल वार यानी कि बैरूनी जंग का नाम दिया गया है। तो वो कौन कौन से इशू थे? टू गेट बैक द लैंड ऑफ इंग्लैंड हैड हेल्ड इन फ्रांस फॉर लॉन्ग टाइम। एक तो ये इशू था कि जो उन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था, इंग्लैंड की ज़मीन पर फ्रांस वालों ने कब्ज़ा किया हुआ था, तो उसको वापस करने के लिए भी उनके दरमियान जंग हुई थी। और दूसरा जो मेन इशू है, द वार बिगन इन 1337 when Edward formally announced his claim to the French throne through his mother Isabella.
Isabella was the mother of Edward III. She was decided that Edward handled both England and France, but the people of France not accept this decision, and for this reason वार वाज स्टार्ट बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लैंड। अब यहाँ पे देखें कि एडवर्ड थर्ड की जो मदर है इजाबेला, उसने कहा था कि जो फ्रांस का किंग बनेगा वो एडवर्ड थर्ड, यानी कि वो इंग्लैंड का तो पहले ही किंग था, लेकिन उसकी वालदा के कहने पर, उसकी मदर के कहने पर वो फ्रांस का किंग भी बनेगा। लेकिन जो फ्रांस के इनहेबिटेंट थे, जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि एडवर्ड थर्ड उनका किंग बने, तो इस वजह से उनके दरमियान भी वार हो गई। तो इसको भी एक्सटर्नल वार का नाम दिया गया है। और फोर्थ मेन इवेंट दैट हैपन इन द एज ऑफ चौसर एंड दैट इज पीजेंट रेबिलियन, यानी कि किसानों की बगावत। ये 1381 एडी के अंदर शुरू हुई थी। द पेजेंट रिवोल्ट आल्सो नेम्ड वाट टेलर रिबिलियन और द ग्रेट राइजिंग was a major uprising across large part of England in 1381. The revolt had various causes including the socio-economic and political tension generated by the Black Death। ठीक हो गया, यानी कि जो ब्लैक डेथ इंग्लैंड के अंदर वकू पजीर हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इफ़ेक्टेड हुए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत सारे इशू पैदा हुए, जिस तरह सोशियो इकोनॉमिकल इशू पैदा हुए थे। तो ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमिक्स द गवर्नमेंट हैड असाइंड सम टैक्सेस ऑन द मैसेज, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने आवाम पर बहुत सारे टैक्सेस लागू कर दिए। बिकॉज ऑफ दीज टैक्सेस पेजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दैट इज़ वाई द रिवोल्ट नोन एज पेजेंट रिविलियन। और जिसके बदले में वहाँ के जो आवाम थी उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी, तो इस बगावत को पेजेंट रिविलियन या फिर किसानों की बगावत का नाम दिया गया। उसके बाद चौसर मेजर वर्क। द वर्क ऑफ चौसर आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पीरियड्स। द फर्स्ट पीरियड is the French period. This was start from 1340 to 1373 AD. Chaucer decided to write his poem in the East Midland dialect. It was spoken in London and the court. During the French period, Chaucer was the disciple of French poets and was following their method and their versification. तो क्या हुआ जब फ्रेंच पीरियड के अंदर, अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब चौसर ने लिखना शुरू किया था तो उस वक्त कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि डायलेक्ट था। डायलेक्ट से मुराद यानी कि इलाकाई ज़बान थी। इंग्लैंड के अंदर सिर्फ इलाकाई ज़बान थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन जब इसने उस पर इंग्लिश पर कंट्रीब्यूशन शुरू की, इसने वर्क करना शुरू किया, तो इसने क्या किया, इंग्लिश को एक लैंग्वेज का नाम दिया। इंग्लिश को इसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से एक लैंग्वेज का एजाज़ मिला। तो फिर क्या हुआ, इसने फ्रेंच के जो पोएट थे उनकी बायोग्राफी को पढ़ना शुरू किया, उनके वर्क को रीड किया और उनके मेथड को फॉलो किया। उसके बाद इसने वर्क लिखा जो फ्रेंच वर्क है, रोमन डे ला रोज इसका फर्स्ट फ्रेंच वर्क है। Chaucer translated a romance poem into French language known as Roman de la Rose. This poem was into 2 parts. The first part, consisting of 40-50 lines, was written by William de Loris. The second part, consisting of about 16,000 lines, was written by Jean de Meun. The Book of Duchess, ये इसका सेकंड वर्क है, द बुक ऑफ डचेस। बलांची, द फर्स्ट वाइफ ऑफ जोहन ऑफ गांड, ड्यूक ऑफ लैनकास्टर, डाइड इन September 1369 and Chaucer wrote his poem to depict the sorrow of her husband who was a poet patron, यानी कि उसका जो हस्बैंड था वो भी पैटर्न था, तो उसकी सारों को डिपिक्ट करने के लिए चौसर ने एक नज़म लिखी थी
और इस नज़म का नाम क्या दिया गया था, द बुक ऑफ डचेस। उसके बाद फ्रेंच पोएट कौन कौन सी है, बोकाशियो है, उसके बाद पेट्रार्च और डांटे। सेकंड जो पीरियड है वो है इटालियन पीरियड, ये 1373 से लेकर 1384 तक है। Chaucer went to Italy in 1372 and spent his most of time in diplomatic mission to Genoa, Pisa and Florence and Lombardy. This was a turning point in his literary career. He read Dante and Petrarch and his outlook was a considerable changed. The House of Fame is traditional poem Troilus and Cresside, The Parliament of Fowls। ये तीन वर्क थे जो इसने इटालियन पीरियड के अंदर लिखे थे। फर्स्ट वन द हाउस ऑफ फेम, ट्रोलियस एंड क्रिसाइड, द पार्लियामेंट ऑफ फॉवल्स। उसके बाद तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क है इसका, जो पीरियड है जफर चौसर का, वो है इंग्लिश पीरियड। ये 1384 से लेकर 1390 तक जारी रहा। The most famous and characteristic work of Chaucer in English period is the Canterbury Tale. Canterbury Tale is the collection of stories related by the Pilgrim, represent different sections of contemporary English society, and in the description of the most prominent of these people in the prologue, Chaucer power are shown at their very highest। तो कंटेम्परेरी टेल के अंदर चौसर ने बहुत सारे करैक्टर के ज़रिए अपने माशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाली जो बुराइयां थी, पाई जाने वाली जो गलतियां थी, नाकामियां थी, उसको दूर करने के लिए इसने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है। उसके बाद आफ्टर द एज ऑफ चौसर, आफ्टर चौसर देयर वाज अ डिक्लाइन इन इंग्लिश पोइट्री फॉर अबाउट 100 years। The year from 1400 to the Renaissance were a period bereft of literature. There were only a few minor poets, the imitator and the successor of Chaucer, who are called the English and Scottish Chaucerian। Chaucerian वो लोग होते हैं जिन्होंने चौसर को फॉलो किया होता है, उनको Chaucerian कहते हैं। Who wrote during this period। The main cause of the decline of literature during this period was that no writer of genius was born during those long years। यानी कि उस दौर के अंदर कोई भी ऐसा अजीम, ऐसा जीनियस राइटर नहीं पैदा हुआ जो सही तरीके से लिख सके, और पोइट्री की डिक्लाइन की यही वजह थी। चौसर सक्सेसर वार ऑस्कर, लिगेट, हावेज, Skelton, Henry Son, Dunbar and the Douglas, they all did little but copy him, and they represent an era of mediocrity continuous up to the time of the Renaissance। उसके बाद पोएट्स एंड पोएम्स, विलियम डंबर, यानी कि चौसर के बाद जो पोएट्स थे उनकी पोएम्स कौन कौन सी थी। नंबर 1 विलियम डंबर, द थिस्टला एंड द रोज। उसके बाद जोहन वाइक्लिफ, उसके बाद थॉमस मोरे। इसका इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो है यूटोपिया। और प्रोज वर्क, फर्स्ट प्रोज वाज इंट्रोड्यूस इन दिस पीरियड, दैट इज रेगनाल्ड पीकॉक। सम पोएट्स रोट समथिंग बेस्ट अबाउट एनी किंग एंड टेक मनी और प्राइज एज अ रिवार्ड। दिस रिटन फॉर्म नोन एज प्रोज एंड दे आर कॉल्ड पोएट लैरोट। जोहन स्केल्टन वाज फर्स्ट पोएट लैरोट, यानी कि उस दौर के अंदर उन्होंने किंग के बारे में लिखना शुरू किया। जब वो किंग के बारे में या क्वीन के बारे में लिखते थे तो उसके बदले में उनको जो रिवार्ड मिलता था और जो उनको टाइटल मिलता था वो पोएट ऑफ लैरोट का था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले चौसर की लाइफ को डिस्कस किया, उसके बाद इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बाद उसको डिस्कस किया है। फिर इस दौर के अंदर पाए जाने वाले जो 3 किंग थे उनको डिस्कस किया, और इसके बाद हमने चौसर के जो डिफरेंट 3 पीरियड हैं उसको डिस्कस किया। तो आज का हमारा लेक्चर
द एज ऑफ चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बखूबी